अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों तो हम आ गए हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान जो हैं बहुत अच्छे जा रहे होंगे और अपनी इबादत में आप हमें भी याद रखेंगे, अपनी दुआओं में आप हमें भी याद रखेंगे दोस्तों। तो फिर शुरू करते हैं सिलसिला, शुरू करते हैं कहानियाँ। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक साथ जुड़े रहिएगा। कल का व्लॉग जो हमने लगाया बंगला स्टोर का, बांग्लादेशी स्टोर का, उसका ट्रिप किया, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए, 2000 प्लस हो गए आई गेस, मैंने चेक किए थे थोड़ी देर पहले। आप लोगों की सपोर्ट का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हमें रोज़ाना इस तरह आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने की मोटिवेशन और बढ़ती रहेगी। जैसा कि हम गाड़ी से व्लॉगिंग करते हैं और न्यूयॉर्क स्ट्रीट की रियल वाइब आपको दिखाते हैं। और बहुत दिनों से कहानियों का सिलसिला जो है वो बंद हुआ था, कुछ वेदर कंडीशंस आ गई थी, हमने उसको दिखाया अपने दोस्तों को। हम मैनहट्टन गए, सेंट्रल पार्क गए और डिफरेंट चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर की अपने दोस्तों के साथ। तो आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, कैजुअल है, बस एक नसीहत भरी कहानी जो हमारे पास आई है, सच्ची कहानी, वो हम आप दोस्तों से शेयर करेंगे इस व्लॉग में। तो साथ रहिएगा, आखिर तक व्लॉग को देखिएगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबी ना करें, छोटी रखें और बोर ना हो, ताकि आप लोग ना। तो ये है सिलसिला। और दुनिया के हालात भी इस वक्त जो है राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ख़तरनाक हैं। हर तरफ जंग लगी हुई है, उधर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की लगी हुई है, इधर इसराइल, ईरान, अमेरिका, सारी कंट्रीज़ जो है ना इस वक्त जंग की हालात में हैं। लेकिन लाइफ तो चलनी है इसके साथ भी, और ये तो होगा। तो फिर शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल हम अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएगा। ये देखें शपाटर बजाई जा रही है, शपाटर नहीं बजाई जा रही है, फॉर नो रीज़न हॉर्न बजाई जा रही है। ये सुबह सुबह पी के आ गई है लगता है। तो ये है सिलसिला। कुछ क्रैक हेड हैं जो इस तरह की क्रैक वाली हरकतें भी करते हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि देखें न्यूयॉर्क में भी, अमेरिका जैसे कंट्री में भी लोग इस तरह के पाए जाते हैं, बल्कि इससे बड़े बड़े क्रैक हेड मिलते हैं। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ इस तरह के क्रैक हेड नज़र आएंगे हम उनको भी साथ साथ ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के ताउन का। कमेंट्स भी किया करें, जहाँ जहाँ से देख रहे हो वहाँ से कमेंट किया करें, ताकि जो है हमें पता लग सके कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है। कमेंट्स नहीं आते, कमेंट्स बहुत थोड़े आते हैं, और सपोर्ट का सिलसिला ऐसे ही जारी रखें। तो आज की कहानी है लालच बुरी बला है पे। ये कहानी है एक लड़की सबा की। तो कहानी अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं, बस दोस्त आ जाएं तो हम निकलते हैं। तो फिर कहानी शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबी ना हो, 20 मिनट के अंदर जो है ये व्लॉग जो है ना रैप अप कर दें, क्लोज कर दें, ताकि आप लोग बोर ना हो, आपका कीमती वक्त जो है फुली इंटरटेन रहे, लंबी ना हो। लेकिन साथ एंड तक देखते रहिएगा तो फिर ही मज़ा आएगा। स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, पूरा एंड तक देखिएगा तो फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और साथ ये स्ट्रीट की वाइब तो हम आपको दिखाते हैं, क्या सिलसिला चल रहा है रोडों पे, क्या कहानियाँ हैं रोडों पे। तो साथ रहें, फिर शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। लालच बुरी बला है, कहानी सबा की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत नसीहत भरी कहानी है ये। देखें क्या खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, इतनी सर्दी नहीं है, और बर्फ़ वगैरह जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट पिछली दफ़ा की तरह नहीं है, ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गई है, और सैनिटेशन ने जो है वो काफ़ी क्लियर किया है। तो ये है सिलसिला और ये है अपडेट अब तक की। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर दोस्तों। तो शुरू करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से ख़त्म की थी आप लोगों के साथ। तो निकल गए हम, मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो कहाँ थे हम?
आज थी स्टोरी का दिन था। आज हकीकत में अपनी सच्ची कहानी लालच बुरी बला है कहानी सबा की। तो बस शुरू करते हैं। थोड़ी देर में एक आधे काम आप लोगों के साथ निपटा लें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं कहानी। हकीकत पे अपनी बहुत नसीहत भरी, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बोर नहीं होंगे आप लोग, और एक अच्छी नसीहत मिलेगी आपको इस कहानी से, सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को। तो साथ रहिएगा और अपनी सपोर्ट इसी तरह जारी रखें। बहुत मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह मे बी 1-2 दिन में जो है हम अपने 1000 हिट कर जाएंगे सब्सक्राइबर। और ये कल स्नो में जो है ना, नीचे मेरी गाड़ी कहीं लगी है बर्फ़ के ऊपर जो स्ट्रीट से पड़ा होता है, तो उसकी से कोई अजीब सी एक आवाज़ आ रही है जो बहुत इरिटेट कर रही है। तो अगर आज ही तो कल मुझे मौका मिला तो मैं चेक कराऊंगा मैकेनिक को कि क्या सीन है। लेफ्ट हैंड पर ड्राइविंग साइड पे नीचे बैक साइड पे तो चीज़ जो है ना वो स्नो बर्फ़ टकरा देते हैं। कुछ हुआ है, देखते हैं क्या सीन है। तो ये देखें बाहर के नज़ारे। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको हम सुनाएंगे। हकीकत में अपनी लालच बुरी बला है कहानी सब। तो जी दोस्तों आ गए हैं तो एक गाड़ी हमारे आगे है, गलती है देखो। आ गए दोस्तों फिर एटीएम पे, और फिर कुछ निकालते हैं पैसे शैसे, और फिर स्टार्ट करते हैं कहानी सबा की। और लालच बुरी बला है, ये है आज का कहानी का ये आ गए भाई पैसे, ये रखे हैं इधर। और ये आ गया खाली हमारी रसीद, जिसमें आज कुछ भी नहीं बचा है। तो चल आप लोग आ जाएं इधर, और आप आ जाओ इधर, आप आ जाओ इधर वॉलेट में, आप भी आ जाओ वॉलेट में। और आप लोगों के साथ फिर हम चलते हैं एक्सप्लोर करने न्यूयॉर्क सिटी को, और शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हकीकत पे मबनी एक नसीहत भरी। कहानी सबा की लालच बुरी बला है। तो दोस्तों कहानी को जिस तरह है कि एक लड़की सबा जो एक पाकिस्तान के शहर का नाम मैं आपसे नहीं शेयर करूँगा, शहर से ताल्लुक़ रखती थी। बाप उसका एक गरीब मजदूर का आदमी था। सबा के अलावा सबा की 3 और बहनें थीं और एक छोटा भाई था। सबा सबसे बड़ी थी घर में। तो बूढ़ा बाप छोटी मोटी मजदूरी की नौकरी और ये सिलसिला था उनका। ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी सहूलत उनको मैसर नहीं थी। सिलसिला कुछ यूँ था, तो एक टाइम खाते थे तो दूसरे टाइम का पता नहीं होता था।
सबा के बाप का तबीयत जो है ना वो बिगड़ जाती है सबा के वालिद की, और मामलात कुछ यूँ हो जाते हैं कि सबा के वालिद जो है ना वो काम करने काबिल नहीं रहते, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। बहरहाल सरकारी अस्पताल में उनका इलाज वगैरह कराया जाता है, कुछ रिश्तेदारों से कुछ लोगों से मदद लेके जो है ना मामला हल किए जाते हैं। तो सबा एक फ़ैसला करती है कि मैंने अपने हालात बदलने हैं, अपनी बहनों की शादियाँ करानी है, अपने भाई को पढ़ाना है, और मैं ही घर में सबसे बड़ी हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। तो किस्सा मुख्तसर सुनाते हैं आपको आगे, है तो बहुत लंबी। तो सबा जो है एक नौकरी स्टार्ट कर देती है, नौकरी तलाश करती है और उसको एक नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलती है उसको अदनान साहब की यहाँ। अदनान साहब जो कोई एक मोतबर और बहुत डिसेंट से आदमी होते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी होती है उनकी, और वो जो है सबा को नौकरी पे रख लेते हैं 10,000 रुपये महीने को। लेकिन सबा उनसे कहती है कि मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, तो मैं अपना कॉलेज से आके जो है ना पार्ट टाइम में ये काम करूँगी। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कि आप पार्ट टाइम में कर लें, लेकिन ये है कि आप सुबह कॉलेज अटेंड करें, उसके बाद आप लेट नाइट तक जो है सेटिंग करें। तो इनकी कोई इस तरह की क्लियरिंग फॉरवर्डिंग टाइप की कोई जो है ये शिपमेंट वगैरह टाइप का जो इनका काम होता है। तो सबा जो है इसी तरह से वहाँ पे नौकरी शुरू कर देती है। अदनान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे डिसेंट नमाजी परहेज़गार टाइप आदमी होते हैं, शादीशुदा होते हैं, बीवी बच्चे सारे कुछ, और ये सिलसिला शुरू हो जाता है सबा का। सबा नौकरी भी कर रही होती है, अपने घर वालों के मामलात भी देख रही होती है, और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ाई होगी तो आगे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अदनान साहब जो हैं वो सबा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और सबा को बहुत ज़्यादा फेवर देना शुरू कर देते हैं। थोड़े ही अर्से में सबा की तनख्वाह जो है वो 10,000 और बढ़ा दी जाती है अदनान साहब की तरफ से। सबा जो है वो अदनान साहब से बोलती है कि मेरी वालदा की भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, और वालदा जो है उनके इलाज के लिए मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है, जो अदनान साहब उन्हें दे देते हैं। और इसी तरह अदनान साहब का सिलसिला सबा के साथ आगे बढ़ता है। सबा देखती है कि अदनान साहब मेरे थोड़े से रोने गाने से मुझे हेल्प आउट कर देते हैं। तो सबा को ये चस्का लग जाता है। बहुत डिसेंट तरीके से वो सबा के साथ रहते हैं, मतलब कोई हैकी पैकी नहीं करते, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और वो सबा के साथ घूमने फिरने जाना, मूवी देखना, और सबा के साथ डिनर पे चले जाना, लंच पे चले जाना, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और कुछ अरसे में सबा कहती है कि मुझे बहुत मुश्किल होती है, तो मैं जो हूँ काम छोड़ रही हूँ और मुझे आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस तरह से मुझे आने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक आध दिन के नाटक के ऊपर अदनान साहब उसे एक छोटी गाड़ी भी दिला देते हैं, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। इसी दरमियान सबा की मुलाकात सिद्दीक साहब से होती है, जिनके फ़ोन अक्सर इनकी कंपनी में आया करते थे और सबा से उनकी बात हुआ करती थी। सिद्दीक साहब दुबई में होते थे, और सिद्दीक साहब काफ़ी वेल सेटल, काफ़ी रईस टाइप आदमी थे। और ये सिलसिला सबा का, क्योंकि सबा को एक चस्का लग चुका था मर्दों से बात करने का और मर्दों से पैसे निकलवाने का, तो सबा कहती है एक और मुर्गा मेरे पास आ गया और ये अदनान से बड़ा होगा। तो वो सिद्दीक साहब से गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है, सबा की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जो सारी चीज़ें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है सिद्दीक साहब काम के अलावा भी सबा से रब्ता करना शुरू कर देते हैं, यानी कि काम के अलावा भी गुफ्तगू शनीद बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और सबा को चस्का
इस तरह और बढ़ जाता है और सबा को मज़ा भी आने लगता है कि इजी मनी। तो सबा जो हैं अब अदनान को कम टाइम देती हैं और सिद्दीक़ साहब के साथ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हैं और इसी तरह ये दोस्ती बहुत मजबूत हो जाती है। सिद्दीक़ साहब जो होते हैं वो ज़रा शोखे होते हैं। अदनान साहब बहुत डिसेंट थे, वो कोई हैकी पैकी नहीं करते थे सबा के साथ, लेकिन सिद्दीक़ साहब ज़रा डिफरेंट मिजाज के और डिफरेंट टाइप के आदमी थे। सिद्दीक़ साहब कहते हैं 55-57 साल की उनकी कोई उम्र तो होगी सिद्दीक़ साहब की, और वो जो हैं शादीशुदा होते हैं। वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि वो फैमिली की वजह से मेरी शादी हो गई थी और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी बीवी में, और मैं तो तुमने इंटरेस्ट लेता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी स्टोरी कह सकते हैं अमूमन आदमी सुनाया करते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। सबा एक रोज़ बोलती है कि मेरी बहन का रिश्ता हुआ था और उन्होंने अब जहेज़ की डिमांड कर दी है और वो इतना जहेज़ मांग रहे हैं, अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि रिश्ता ख़त्म कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ना कोई शादी का सिलसिला होता है ना कुछ होता है। तो सिद्दीक़ साहब कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है और सिद्दीक़ साहब सबा को कोई 25-26 लाख रुपया जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और उन पैसों से सबा जो है अपनी बहन की बहुत धूमधाम से बहुत अच्छी तरीके से शादी वगैरह करा देते हैं। और साथ ही सिद्दीक़ साहब सबा को ये भी कहते हैं कि टेंशन ना लो, तुम्हारी बाकी दो बहनों की शादी भी मैं ही करवाऊँगा, तो सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहता है। और सबा को मुख्तलिफ तरह के गिफ्ट देना, आईफोन दिलाना, फिर सबा जो है वो अदनान साहब के यहाँ से नौकरी भी छोड़ देती है और वो कहती है मुझे नौकरी की तैयारी की। इसी तरह वो सबा की तीनों बहनों की शादी वगैरह भी करवा देते हैं और सबा बहुत खुश होती है। सबा कहती है ये सही मुर्गा मेरे हाथ लगे हैं, सही मुर्गा मेरे हाथ आए। फिर सबा के पेरेंट्स भी उससे बोल रहे होते हैं कि तुमने भी शादी करनी है, सब छोटी बहनों की शादी हो गई, तुमने अपना क्या सोचा है, तुमने शादी करनी है या नहीं करनी। तो सबा कहती है शादी तो मैंने करनी ही है, तो क्यों ना सिद्दीक़ साहब ही सही, और ये असामी भी मोटी हैं। तो बहरहाल सिद्दीक़ साहब तो पहले ही से उन सबा के पीछे होते हैं कि सबा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी पहली शादी जो है वो मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो बहरहाल सिद्दीक़ साहब पाकिस्तान आते हैं दुबई से और मामलात तय तमाम होते हैं सबा और सिद्दीक़ साहब के बीच में। और सबा उनसे कहती है कि 5 करोड़ मेरा हक महर होगा और इतने कनाल का मेरे को 5 कनाल या पता नहीं कितने कनाल का मुझे आपने घर देना है और मुझे इतना सोना इतनी चांदी देनी है। सिद्दीक़ साहब हर बात पे राज़ी हो जाते हैं। सबा परेशान हो जाती है कि मैं इनसे अगर इनकी पूरी जायदाद भी मांग लूँ तो ये शख्स मुझे दे दे, और मैं जिस बात को भी बोल रही हूँ 5 करोड़ घर सोना चांदी हर चीज़ पे राज़ी है। तो बहरहाल ये सिलसिला होता है और किस्सा मुख्तसर सिद्दीक़ और सबा की शादी हो जाती है और विद इन अ वीक सिद्दीक़ जो हैं सबा को लेके दुबई चले जाते हैं। अब दुबई में भी सिद्दीक़ साहब ने सबा के लिए एक बहुत बड़ा सा विला लिया हुआ होता है जिसमें सबा को वो रखते हैं और सबा के लिए 2-3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, नौकर चाकर सारा सिलसिला, और वो विला जो है सबा के नाम ही होता है। तो सबा कहती है ये तो बहुत बड़ी कोई शय है, मैं तो इनको कोई नॉर्मल सा ही आदमी समझ रही हूँ। और वहाँ जाती है तो सबा को पता चलता है सिद्दीक़ साहब तो बहुत रईस और काफ़ी मोटी असामी है। और इसी तरह सबा जो है सोचती है कि मैं जितना मैक्सिमम इसको लूट सकूँ इस बुड्ढे को लूटूँ और उसके बाद इसमें या तो मर ही जाना है और मैंने किसी और के साथ सेटल हो जाना। तो इसी तरह वो सबा जो है सिद्दीक़ साहब को लूटती है डिफरेंट तरीके से, ठीक ठाक अपनी नाम जो है वो प्रॉपर्टी ठीक ठाक दौलत अपने नाम करा लेती है। और एक रोज़ सिद्दीक़ साहब का बेटा घर आता है सबा के, जो सिद्दीक़ साहब ने सबा को विला दिलाया था, और आके शोर शराबा हंगामा कर देता है कि तुमने हमारे बाप को ऐसे कर दिया, हमारे माँ का घर बर्बाद कर दिया और ये वो। और ये बहाना बना के
सबा जो है सिद्दीक साहब पे चढ़ाई चढ़ा देती है। जैसे ही सिद्दीक साहब आते हैं मिलने सबा से कि तुम्हारे बेटे की ज़रूरत कैसे हुई, उसने मुझे जलील किया, तुम निकल जाओ। वो वैसे ही बैक इन अ माइंड प्लान कर चुकी थी कि मैंने इस बुड्ढे को छोड़ देना है सिद्दीक को, और खूब लड़ाई झगड़ा करके वो निकाल देती कि तुम निकल जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगी और ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहरहाल इसी तरह ये सिलसिला हो जाता है। और सिद्दीक साहब इसी असना में, ज़ाहिर सी बात है, उम्र रसीदा थे, 55-57 साल 60 के करीब उनकी उम्र थी, और वो बीमार हो जाते हैं। वो सबा से रब्ते की कोशिश करते हैं, फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। वो सबा जो है सिवाय फ़ोन कॉल उठाने के उनके या मैसेज के कोई उनसे जो है ना रब्ता नहीं करती। इवन कि वो बीमार भी होते हैं, अस्पताल में भी एडमिट होते हैं, तो सबा उनसे कोई रब्ता नहीं करती। और इसी तरह होते होते सिद्दीक साहब दुनिया से चले जाते हैं। तो वो कहती है खस्तम जगह भाग, और सिद्दीक साहब निकल लिए, चले गए बड़े मियाँ, अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी अय्याशी से। कुछ अरसे बाद उसने अपने भाई को पाकिस्तान में कारोबार करा दिया, सब बहनों की शादियाँ हो चुकी थी, और कुछ अरसे के बाद उसने सोचा कि यहाँ से दुबई से सारा पैकअप करके सारी दौलत, सारी जायदाद, सारे विलास, सब घर गाड़ी बंगले सब पैकअप करके वो पाकिस्तान आ जाती है। और पैसा उसने ऑलरेडी बिजनेस इन्वेस्ट कराया हुआ होता है, स्टार्ट कराया हुआ होता है भाई को, और वो अपना सारा पैसा जो उसने सिद्दीक से लूटा था शादी के नाम पे, वो अपने भाई के कारोबार में लगा देती है, क्योंकि वो अपने भाई को अपनी औलाद की तरह मानती है कि ये मेरा बेटा है। और भाई जो है, भाई उसका जो है कारोबार सारा चलाता है, और पाकिस्तान में वो आराम से रहना शुरू कर देती है, मलकाओं की तरह, महारानियों की तरह, और अपनी भाभी को, अपने भाई के बीवी को और अपने भाई को एक गुलाम समझती है, नौकर समझती है। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ अर्से वो बहुत अच्छे से उनके सारे मामला चलाते हैं, और फिर खामोशी से सबा का भाई जो है एक दिन बैक में तो प्रोसेस चला ही रहे होते हैं, यूके रवाना हो जाते हैं, सारा कारोबार सारा कुछ फरोख्त करके, सारा माल लपेट के चले जाते हैं यूके। और सबा के पास पीछे क्या बचता है, एक वो घर और कुछ गाड़ियाँ जो सिद्दीक साहब ने उनको दिया था पाकिस्तान जब वो आए थे। और फिर वो रब्ता करती है कुछ अर्से बाद अपने भाई से कि ए नाहंजार, तूने ये क्या किया, तुझे तो मैं अपनी औलाद समझती थी, तू सारा मेरी माल दौलत सब लेके भाग गया अपनी बीवी के साथ। तो वो कहता है, वो बजाय शर्मिंदा होने के वो कहता है कि आपका कौन सा अपना माल दौलत था, आपने भी तो सिद्दीक को लूट के ये माल इकट्ठा किया था, जहाँ से आपने लूटा था वैसे ही आपका निकल गया। बहरहाल सबा बोलती है कि लालच बुरी बला है, अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है और मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, ना मुझे कोई मिलता है, मैं आजकल बस अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो किस्सा मुख्तसर हो सकता है जो सबा के भाई ने उसके साथ किया, इन फ्यूचर उसका भाई की बीवी भी जो है उसके साथ वो यही करेगी। तो किस्सा मुख्तसर ये कि लालच जो है वो बुरी बला है, जब इंसान लालच में आ जाता है तो उसका अंजाम यही होता है। दोस्तों, ये एक नसीहत भरी हकीकत पे मबनी कहानी थी जो हमने अपने अंदाज में आपको सुनाई, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और बताइएगा कि ये सिलसिला आपको कैसा लगता है। हकीकत पे मबनी नसीहत भरी कहानी हम आपको इसी तरह सुनाते रहें या डिफरेंट कुछ करें। तो फिर आज के ब्लॉग का इसी तरह अख्तिताम करते हैं। आ गए यहाँ पे गैस वगैरह फिल कराएंगे, फिर मिलते हैं कल अगले एक ब्लॉग में, अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी बात के साथ कि आप जहाँ भी होंगे अपना बहुत ख्याल रखेंगे। फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे एंड अ ब्लेस्ड टुमारो।